अब देखिए चौथा स्टेप में होने के बाद अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ये जो इसमें से ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नहीं यूज आगे जाता है, इसको चेंज करके ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, तो पहले से ये है तो इसको भी चेंज करके हम लोग आगे इस प्रोसेस में लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे तीन कार्बन का एक मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, लास्ट में जो हमको पाइरुवेट बनाना था, पाइरुविक एसिड, वो भी 3 कार्बन का होगा, तो दोनों का यूज करना होगा, लेकिन इस फॉर्म में नहीं यूज होता है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फूड लैब क्लासेज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में, यानी ग्लाइकोलिसिस कैसे क्या होता है और हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर या प्लांट सेल के अंदर ये ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है कैसे होता है। ये जो यहाँ पे टेबल दिख रहा है, एनसीईआरटी के बुक में दिया गया टेबल है, तो इस टेबल को समझने से पहले हमको कुछ इस ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज लेना जरूरी है, तब जाकर ये ग्लाइकोलिसिस इजीली समझ में आएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्लाइकोलिसिस पूरा समझ में तो आ गया, लेकिन ये है क्या हो रहा है, इसका काम क्या है, इसके बारे में स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग उसके बेसिक नॉलेज को लेते हैं, ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पे वर्ड है ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइको का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लाइको का मतलब क्या है, ग्लूकोज। उसके साथ लिसिस दिया यहां पे, लिसिस, तो लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी यहां पे ब्रेकडाउन हो रहा है और ग्लूकोज का, किसका ब्रेकडाउन करना है, तो ग्लूकोज का, यानी इस पूरे प्रोसेस में हमको ग्लूकोज को तोड़ करके 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट करना है। अब ध्यान से देखिए, इसके डिफिनीशन की तरफ हम लोग देख सकते हैं, तो क्या होगा इसमें, इस प्रोसेस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में क्या होता है, इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इनटू 2 पाइरुविक एसिड, यानी ग्लूकोज जो है 2 पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ये जो ग्लाइकोलिसिस है इसमें कितने स्टेप होते हैं, तो इसमें स्टेप हमारे कितने होते हैं, ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होते हैं। उसके बाद आगे समझिए थोड़ा, इसमें आगे इसमें समझिए। तो सबसे पहले थोड़ा रेस्पिरेशन देखिए क्या होता है, रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा आप लोगों को पता है, एक होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनारोबिक। इसमें भी क्या होता है, इसमें एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और यहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, यानी बिना ऑक्सीजन के, ये एनारोबिक में। अब देखिए जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है, या तो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन, दोनों के अंदर होता है ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस है दोनों के अंदर होता है, लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस है बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, यानी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, यानी ऑक्सीजन के अब्सेंट में ये होता है, बिना ऑक्सीजन के, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर ग्लाइकोलिसिस होता है। और दोनों के अंदर जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो दोनों के अंदर बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ये ग्लाइकोलिसिस होता है। अब एक और बेसिक थोड़ा समझिए कि जो ग्लाइकोलिसिस है कहां पे कैसे हो रहा है, बॉडी के सेल के अंदर। अब देखिए जो ग्लाइकोलिसिस है कहां पे होता है, तो मान के चलिए हमारी बॉडी के क्या है, सेल, ये सेल हो गया, यहां पे हम लोग क्या बना दे रहे हैं, न्यूक्लियस बना दे रहे हैं इसका, ये न्यूक्लियस हो गया। उसके साथ साथ यहां पे मान के चलिए क्या हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और ये हमारा क्या जो खाली जगह बचता है, और भी सारे सेल ऑर्गेनेलिज होंगे, लेकिन ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया और ये न्यूक्लियस, और बाकी क्योंकि कंसेप्ट दोनों का ही है केवल, ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो होता क्या है ग्लाइकोलिसिस में, ये जो ग्लूकोज, मान लीजिए सेल के बाहर ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज सेल के अंदर आ जाएगा, कहां पे जा रहा है देख लीजिए, जो खाली जगह उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद ग्लूकोज जो है 2 पाइरुवेट का मॉलिक्यूल बना लेगा, सॉरी थोड़ा स्पेलिंग, पाइरुवेट कितने बनाएगा, 2, यहां पे एक और यहां पे एक, तो यानी एक कितने होंगे, 2 पाइरुवेट बना लिया।
ये जो पाइरुवेट 2 बना है ये किस स्टेप से होता है, तो ग्लाइकोलिसिस के स्टेप से होता है। इस जो पाइरुवेट यहाँ से ग्लूकोज जा करके और साइटोप्लाज्म के अंदर 2 पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए कौन सा प्रोसेस चाहिए, तो ग्लाइकोलिसिस चाहिए। और कितने स्टेप होते हैं, तो 10 स्टेप इसमें लगते हैं। आई होप ये था आप बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या चीजें हो रही हैं। यानी सेल के अंदर जा करके ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोसेस हो रहा है जिसमें 10 स्टेप है। इसके बाद 10 स्टेप को फॉलो करने के बाद लास्ट में हमको ग्लूकोज से 2 पाइरुवेट निकल करके मिल रहे हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ये दोनों जो स्टेप है एरोबिक में भी होगा और एनारोबिक में भी होगा, दोनों में बिना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कोई नहीं रहेगी। अब ये चलते हैं एनसीईआरटी के इस टेबल पे समझते हैं आसानी से इसको। अब आइए चलते हैं एनसीईआरटी के उस टेबल पे। तो यहां से हम लोग ऐसे ड्रॉ किए इसको, क्योंकि स्पेस कम होने की वजह से ऐसे ला करके ये टेबल ऐसे जा रहा है। तो इसमें 10 स्टेप होते हैं। तो समझ मान के चलिए सबसे पहले क्या था, ग्लूकोज। यहाँ पे इमेजिन करिए ये क्या है, ग्लूकोज है और कहाँ पे जा रहा है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर। ये हमारा क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, और यहाँ पे क्या होगा, कोई एक छोटा सा न्यूक्लियस। तो मान लीजिए ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर आया, तो ये ग्लूकोज है जिसके पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। ग्लूकोज से क्या चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां पे भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो यहां ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। ये कौन सा स्टेप हो गया हमारा, पहला स्टेप। अब ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट हुआ इसको समझिए। तो यहां पे एक हेक्सोकाइनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट हुई है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम के हेल्प से ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, यानी 6 पोजीशन पे एक फॉस्फेट आकर के ग्लूकोज में जुड़ गया है। क्या यूज हुआ इसमें, तो एक एटीपी यूज होकर के एडीपी बन गया, यानी एक एटीपी इसमें क्या हो गया, खत्म हो गया। एक चीज और ध्यान समझ लीजिए, एनसीईआरटी के बुक में केवल कुछ ही एंजाइम के बारे में दिया। अगर ध्यान देखा जाए तो हर एक स्टेप पे एंजाइम आ रहा है, तो हमको केवल एनसीईआरटी का लेकर के चलना है। तो आगे देखिए, पहला स्टेप में ये हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहाँ पे भी 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन, एक एटीपी इसमें यूज हो गया और हेक्सोकाइनेज की एंजाइम की रिक्वायरमेंट थी। अब देखिए ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसमें भी एक एंजाइम है, आइसोमेराइज हो रहा है ये। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे भी 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे तो हेक्सोकाइनेज थी, तो यहाँ पे किस एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, आइसोमेरेज एंजाइम। यहाँ पे आइसोमेराइजेशन हो रहा है प्रोसेस, तो आइसोमेरेज एंजाइम के हेल्प से कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब आइए तीसरे स्टेप पे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो है जिसके पास 6 कार्बन है, वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, बाइफॉस्फेट। यानी यहाँ पे जो फॉस्फेट था 6 पोजीशन पे, कार्बन के 6 पोजीशन में जुड़ा था, तो यहाँ पे पहले कार्बन के पहले पोजीशन पे जुड़ गया और कार्बन के छठे पोजीशन पे आकर के जुड़ गया। तो इसलिए हो गया ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। यहाँ पे भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। यानी एक 6 पोजीशन वाले कार्बन पे फॉस्फेट जुड़ा है और एक फर्स्ट पोजीशन वाले पे, इसलिए फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बोलना है, बाइफॉस्फेट बोलना है। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप। इसमें कन्वर्ट करने होने के लिए फिर यहाँ पे भी हमको एक एटीपी का इस्तेमाल हुआ है, एक एटीपी यूज होकर के एडीपी में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ पे एक एटीपी यहाँ पे यूज हो गया और एक एटीपी यहाँ पे, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप फॉलो करते करते हमको 2 एटीपी यहाँ पे क्या कर दिए, यूज कर दिए। अब आइए फोर्थ पे, तो यहाँ पे जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है जिसके पास 6 कार्बन है, ये कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल तो ये 6 कार्बन है, तो ये अलग अलग होकर के 3-3 कार्बन का 2 मॉलिक्यूल बना लेगा, जिसको हम लोग सिंपली ट्राइओस फॉस्फेट बोलते हैं। और पहले ट्राइओस फॉस्फेट को ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलते हैं और दूसरे वाले को डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं। ये इंटरचेंजेबल है, यानी आपस में चेंज हो सकता है। तो इसको चेंज करने के लिए भी कौन सी एंजाइम आई है, आइसोमेरेज, यानी आइसोमेराइजेशन हुआ है। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 6 कार्बन थे तो यहाँ पे 3 कार्बन अलग हो गए, एक मॉलिक्यूल बना लिया, यहाँ पे 3 कार्बन अलग होकर एक मॉलिक्यूल बना लिया। जो पहला बनाया उसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बोलते हैं, दूसरा बनाया उसको डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, यहाँ पे हमारा ये चौथा स्टेप हो गया। अब देखिए चौथा स्टेप में होने के बाद अब क्या हो रहा है, यहाँ पे अब ये जो इसमें से ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नहीं यूज आगे जाता है,
इसको चेंज करके ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये तो पहले से ये है तो इसको भी चेंज करके हम लोग आगे इस प्रोसेस में लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे तीन कार्बन का एक मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, लास्ट में जो हमको पाइरुवेट बनाना था, पाइरुविक एसिड, वो भी 3 कार्बन का होगा, तो दोनों का यूज करना होगा, लेकिन इस फॉर्म में नहीं यूज होता है, वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में ये यूज होगा। तो अब देखिए जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जिसको हम लोग ट्राइओस फॉस्फेट बोल रहे हैं, ये आगे जा रहा है स्टेप में। तो अब ये कौन सा स्टेप हमारा यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये 5वां स्टेप हो गया। 5वां स्टेप में क्या हो रहा है, जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यानी जिसको ट्राइओस फॉस्फेट बोल रहे हैं, वो NAD प्लस से NADH प्लस H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमको एक एनर्जी देखने को मिल रहा है, एनर्जी का करेंसी बनने को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एक एनर्जी मिल रहा है। तो 5वें स्टेप में जाकर के किस में कन्वर्ट होता है, 2 इंटू ट्राइओस बाइफॉस्फेट, 2 इंटू ट्राइओस बाइफॉस्फेट, इसको हम लोग 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं, जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, लेकिन कितने मॉलिक्यूल है, 2, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए 2 मॉलिक्यूल है। अब मान चलिए यहाँ पे जो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है, इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, क्योंकि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये दोनों अब आगे जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल। अब देखिए यहाँ पे कौन सा स्टेप था, 5वां, तो ये अब 6वें स्टेप में जा रहा है। तो 6वां स्टेप है 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यानी ट्राइओस बिसफॉस्फेट, जो 2 से मल्टीप्लाई उसको आगे लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 6वां स्टेप, जिसमें क्या आ रहा है, ADP यूज होकर के ATP में क्या हो जाता है, कन्वर्ट होता है। यानी यहाँ पे भी हमको एक एनर्जी देखने को मिल रहा है। अब देखिए 6वें स्टेप में क्या हो रहा है, 2 इंटू ट्राइओस फॉस्फेट जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे देखिए क्या कन्वर्ट हो रहा है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया यहाँ से 6वें स्टेप से, जिसमें एक ATP का फॉर्मेशन हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे 7वां स्टेप आ जा रहा है, जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है वो 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 7वें स्टेप में है। उसके बाद से ये 2 इंटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है 8वें स्टेप में जाएगा। तो 8वें स्टेप में क्या हो रहा है, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है, जो क्या बना दे रहा है, 2 फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट, ये 8वां। और यहाँ पे कौन सा स्टेप है, 9वां स्टेप। अब देखिए 2 फॉस्फोफिनोल पाइरुवेट जो है एक ADP के साथ क्या बना ले रहा है, एक ADP मिल करके एक ATP बना दे रहा है। तो यहाँ पे भी एक ATP देखने को हमको मिल रहा है। उसके बाद से यहाँ पे 2 इंटू पाइरुविक एसिड, यानी जो दो पाइरुवेट यहाँ पे हमको ग्लूकोज का बनाना था, जो दो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो रहा था, एक ये और एक ये, वो यहाँ पे बन चुका। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे 10 स्टेप था, एक स्टेप कहाँ गया, तो 9 स्टेप तो यहाँ पे है और एक स्टेप यहाँ पे होता है। एक स्टेप कहाँ पे होता है, इसको या तो हम लोग 10 मान सकते हैं या अलग स्टेप मान सकते हैं। यहाँ पे देखिए या तो 10 मानिए, मान लीजिए 10 स्टेप ये है, 10वां स्टेप। 10वां स्टेप नहीं होगा, ये तो पहले ही आ जाएगा, लेकिन हम लोग इसको 10वां मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्टेप में इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन को, फॉस्फेट को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो ये यहाँ पे एक लास्ट स्टेप बच जा रहा है, जिसको मिलाकर कितने स्टेप हो जा रहे हैं, 10 स्टेप। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि कितने ATP यहाँ पे यूज हुए हैं, तो कितने ATP यूज हो रहे हैं, एक, और यहाँ पे कहाँ गया एक यहाँ पे, यानी 2 ATP क्या हो रहे हैं यहाँ पे यूज हो रहे हैं, 2 ATP। यहाँ पे 2 ATP यूज हो रहे हैं। कितने ATP बन रहा है, यानी कितने बन रहे हैं ATP, तो डायरेक्टली तो सबसे पहले 2 ATP बन जा रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, और यानी यहाँ पे एक यहाँ पे ATP बन गया और एक यहाँ पे ATP बना। उसके साथ साथ यहाँ पे ये जो NADH+H बना है, इसके पास कितने मॉलिक्यूल के बराबर होता है, तो ये 3 के बराबर होता है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ से 2 क्या कर 3 का जाएगा, तो यहाँ पे जो है NADP 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे, क्योंकि 2 का जा रहा है यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 2 कितना हो गया, सॉरी 2 है, तो 2 से कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, यानी 6 ATP यहाँ बन चुका है। उसके साथ साथ यहाँ पे 2 ATP बना हुआ है, तो 2 स्टेप जा रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल के लिए 2 के लिए है। तो जैसे यहाँ पे एक ATP यहाँ पे है, तो उसी तरह यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे यानी ATP कितना बनेगा 2, तो यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 2 यहाँ पे हो गया, तो 2 कितने हो गया 4, तो यहाँ पे 4 ATP, 6 ATP यहाँ पे है, 4 ATP यहाँ पे है, तो मिलाकर कितने ATP हो जाएंगे, ये 6 ATP हो जाएंगे। तो 6 ATP तो हो गए, लेकिन 2 इसमें से यूज होंगे, तो नेट हमको कितना मिल रहा है, इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बाद नेट ATP हमको 8 ATP देखने को मिल रहा है, 8 ATP नेट हमको मिला है। तो ये था ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में, जिसमें आपको ATP लास्ट में मिल रही है और 2 ATP इसमें क्या हो जा रही है, यूज हो जा रही है।
ये था ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।